नमस्कार। आपके अपने दिल से रोहित चैनल में मैं रोहित शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जब राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा का समापन किया था और भारत जोड़ो यात्रा के तहत वे हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों से होकर गुजरे, एक एक दिन में 25-25, 30-30 किलोमीटर पैदल चले और जब यात्रा का समापन हुआ तो उनका एक अलग अवतार हमें देखने को मिला था। एक फ़कीर से टाइप व्यक्तित्व वे हमें लग रहे थे और यही वजह थी कि हिंदुस्तान की जनता का उनके प्रति लगाव हुआ था। कारण ये भी था कि उस समय जब इतने दिनों तक वे भारत की सड़कों पर रहे, पैदल चले, उन्होंने कांग्रेस पार्टी के बारे में बिल्कुल कोई बात नहीं की। वे ये देखना चाहते थे कि भारत की पब्लिक क्या चाहती है, भारत के युवा क्या चाहते हैं, भारत की महिलाएं क्या चाहती है। हालांकि उनके मन में ये जरूर होगा कि हिंदुस्तान पर सबसे अधिक समय तक कांग्रेस पार्टी ने राज किया, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि पिछले 10 साल में कांग्रेस पार्टी के प्रति देश के लोगों का मोह भंग हुआ। कि ऐसे कौन से कारण थे? हो सकता है ये तथ्य लेकर, ये विचार लेकर वे भारत की जनता का मन टटोलने के लिए निकले थे, लेकिन ये सत्य है उस समय उन्होंने कांग्रेस पार्टी की बात नहीं की। हालांकि वे अलग अलग स्टेटों में जा रहे थे, जो प्रदेश कांग्रेस की जो इकाइयों के नेता जरूर उनके साथ यात्रा में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे थे, लेकिन वे ये बिल्कुल तय सा था कि वे एक अलग से विचार के साथ, एक अलग से माइंडसेट के साथ वे भारत की सड़कों पर निकले थे और उसके बाद में काफ़ी कुछ हिंदुस्तान के लोगों ने उन्हें एप्रिशिएट भी काफ़ी किया था। लेकिन अब जिस तरह से इंडिया नाम से एक नया गठबंधन बना है और उसमें नीतीश कुमार, लालू यादव, अखिलेश यादव, शरद पवार जैसे नेता इस गठबंधन में शामिल हैं, कांग्रेस पार्टी भी इस गठबंधन में शामिल है, तो अब कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इस गठबंधन में जिस तरह से मीटिंगें हो रही है तो उसमें कहीं ना कहीं नीतीश कुमार, लालू यादव की संगत का असर राहुल गांधी में भी आ गया है। देखिए, राहुल गांधी जातीय जनगणना का मामला जोर शोर से उठा रहे हैं। जयपुर में भी सभा हुई थी तो उन्होंने कहा था कि नहीं, जातिगत जनगणना होनी चाहिए और जिस जाति की जितनी जनसंख्या है उसी के आधार पर आरक्षण सुनिश्चित होना चाहिए। वो ये भूल गए कि जनगणना होनी चाहिए, मैं भी मानता हूँ जनगणना होनी चाहिए, लेकिन जातिगत जनगणना तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी नहीं करवाई थी। वे भी इस तरह की जातिगत जनगणना के काफ़ी खिलाफ थे। बाबा भीमराव अंबेडकर भी जातिगत जनगणना के काफ़ी खिलाफ थे। और फिर सबसे देखने वाली बात यह है कि नीतीश कुमार करीबन 15-16 साल से वे बिहार के मुख्यमंत्री पद पर तैनात है। उन्होंने कभी, जब वह भाजपा के साथ थे तो उन्होंने कभी जातिगत जनगणना की बात नहीं उठाई। लालू यादव भी करीबन 15 साल तक वे मुख्यमंत्री रहे बिहार के, उस समय उन्होंने जातिगत जनगणना की बात नहीं उठाई। और कांग्रेस पार्टी जिसने सबसे अधिक समय तक हिंदुस्तान पर शासन किया, उसने भी कभी जातिगत आधार पर जनगणना की बात नहीं उठाई और ना ही कभी कोशिश की। हालांकि जनगणना होती रही और SC/ST का एक आंकड़ा देश के सामने प्रस्तुत करते रहे। 2011 में जब जनगणना हुई थी तो SC/ST का आंकड़ा तो प्रस्तुत किया गया था, लेकिन OBC का आंकड़ा उस समय सार्वजनिक नहीं किया गया था। वजह यही थी कि देखिए, अगर आप जातिगत जनगणना के आधार पर आप भागीदारी सुनिश्चित करेंगे तो एक मोटा सा उदाहरण मैं आपको समझाता हूँ कि मान लो कोई OBC की कोई एक जाति है, उस जाति के तमाम लोग गरीब हैं, अधिकांश लोग गरीब हैं, उनकी निम्न आय काफ़ी कम है, लेकिन उनकी जो जनसंख्या है वो OBC में अन्य जातियों की तुलना में कम है। तो होना तो ये चाहिए कि उन्हें सबसे ज़्यादा आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन जिस तरह से आप बात कह रहे हो कि जातिगत जनगणना के जिसकी जितनी जाति उतनी भागीदारी, तो फिर उनको तो फिर आरक्षण मिल ही नहीं पाएगा, क्योंकि उनकी तो जनसंख्या कम है। तो ये कौन सा न्याय हुआ, कौन सा इंसाफ हुआ? एक हल्का सा आप थोड़ा इस बात पर अपना माइंड सेट कीजिए तो आपको बात समझ में आ जाएगी। और देखिए, अगर आप जातिगत जनगणना की बात कह रहे हैं तो निश्चित रूप से इसमें आंतरिक गतिरोध की स्थिति पैदा होगी। OBC में हिंदुस्तान में करीब 2650 जातियां हैं और राज्यों की सिफारिशों के आधार पर इसमें आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। इसी तरह से जो SC में करीबन 1270 जातियां हिंदुस्तान में और ST में करीबन 750 जातियां हैं। और अगर आप इन वर्गों में अगर आप अलग अलग जातियों का
की जनगणना की बात कर रहे हैं, और जब अलग अलग आंकड़े आएंगे तो हर जाति अपने आरक्षण में भागीदारी की मांग को लेकर झंडा गाड़ देगी। हिंदुस्तान की सड़कों पर एक तरह से फिर से हमें हिंसा की गतिविधियां हमें देखने को मिल सकती है। जिस तरह से वीपी सिंह के ज़माने में, जब वीपी सिंह ने मंडल सिफारिशी के आयोग को लागू किया था, उस समय किस तरह से स्वर्णमय पूरे हिंदुस्तान भर में किस तरह से विरोध जताया था, कितनी क्षति उस समय हुई थी। तो आप इस तरह की स्थिति पैदा मत कीजिए। इस समय हिंदुस्तान बहुत संवेदनशील स्थिति में गुजर रहा है। पाकिस्तान, चाइना जैसे देश हिंदुस्तान की आंतरिक व्यवस्था को कमजोर करने में अपनी ओर से कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रहे। तो फिर आप क्यों हिंदुस्तान की जो इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर जातियाँ हैं, अलग अलग धर्म और समुदाय के लोग रहते हैं, अगर आप इस तरह से उन्हें बांटने का, उन्हें इस तरह से अलग अलग, इस जाति की इतनी संख्या, इस जाति की इतनी संख्या, फिर उसी आधार पर आप एक सिर्फ वोटों की राजनीति के लिए आप उनकी आरक्षण की भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हो, तो ये इसे किसी भी तरह से वर्तमान हालातों में ठीक नहीं माना जा सकता। ठीक है, आप आरक्षण की समीक्षा कीजिए। अभी अब तक आपने आरक्षण की समीक्षा तो की नहीं। आप सबको ये देखना होगा कि पिछले कई सालों से ऐसे बहुत से SC ST परिवार के जो शख्स हैं IAS IPS में या हाई प्रोफाइल में उनका सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन जो उनके बच्चे हैं, जो उनके बच्चों के बच्चों के बच्चों की जो क्रम चला आ रहा है, वे आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं, जबकि उनकी जो आर्थिक स्थिति काफ़ी सॉलिड हो चुकी है, काफ़ी मजबूत हो चुके हैं, लेकिन उन्हीं के कास्ट के एक जो गरीब व्यक्ति है वो ठीक तरीके से एग्जाम की तैयारी कर नहीं पाता। आज हालात ये हो रहे हैं कि कंपटीशन के एग्जाम में भी लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं, और ये लाखों रुपए खर्च वही करता है जिसके पास में पैसा होता है, जिसकी आर्थिक स्थिति अच्छी होती है। SC ST और ये जो OBC में जो तैयारियां होती है एग्ज़ाम की, जब ये तैयारियां करते हैं तो जो करीब चाहे छोटा एग्जाम हो चाहे बड़ा एग्जाम हो, आजकल व्यापक पैमाने पर एग्जाम की तैयारी में स्टूडेंटों को पैसा बहाना पड़ता है। और ये पैसा अगर मान लो IAS IPS है, जो जिनकी अच्छी आर्थिक स्थिति है, वो लोग तो अपने बच्चों को अच्छा एग्जाम की तैयारी करवा लेते हैं, लेकिन जिनके पास में पैसा नहीं है वो बेचारे घर बैठे रहते हैं। जबकि हकीकत यह है कि जो बेचारे घर बैठे रहते हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति खराब है, उन्हें इसका तरीके से उन्हें संभालना चाहिए, उन्हें आगे लाना चाहिए। लेकिन जब एग्जाम होते हैं तो जिनकी तैयारियां अच्छी होती है, जो पैसा खर्च करते हैं, उनका नंबर आ जाता है और वो बेचारे घर पे बैठे रहते हैं। यानी जो ऑलरेडी आर्थिक रूप से समृद्ध हैं वो ही बाजी मार रहे हैं। और सबको पता है कि आजकल SC ST OBC में भी जो जातियां हैं उनमें व्यापक रूप से जो बेरोजगारों की संख्या हर साल लगातार बढ़ती जा रही है। इन जातियों की संख्या, हर जाति की संख्या लगातार बढ़ रही है, भारत की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, तो इनमें भी बेरोजगारी का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। तो वही बाजी मार लेता है जिनके एग्जाम में जिनकी तैयारी अच्छी होती है। और तैयारी किनकी अच्छी होती है? जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी होती है। यानी जो बेचारा गरीब होता है वो सिर्फ गरीब बनकर ही रह जाता है, चाहे वो OBC की कास्ट का हो, चाहे SC कास्ट का हो, चाहे ST कास्ट का हो, और चाहे AWS समुदाय का हो। यानी जो गरीब है वो सिर्फ गरीब ही रहता है, बाजी वही मार लेता है जो अच्छे पैसे खर्च करके एग्जाम की तैयारी करता है। तो ये जो आप राहुल गांधी को ये थोड़ा सा उन्हें ये सोचना चाहिए कि वो एक ऐसी पार्टी के हैं। नीतीश कुमार तो अपनी पार्टी का वजूद बिहार में ही नहीं रख पा रहे हैं, वे बिहार में ही बिल्कुल अलोकप्रिय होते जा रहे हैं। ये बात अलग है कि वो लगातार CM बन रहे हैं, कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ दोस्ती करके, कभी लालू यादव के साथ दोस्ती करके, ये अलग बात है। लेकिन हकीकत देखी जाए तो जो उनके विधायकों की संख्या है बिहार में लगातार कम होती जा रही है। लेकिन उन्हें ये डर सता रहा है कि जो OBC का जो एक वर्ग है वो 2014 के बाद में, जब से नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के PM बने हैं, तब से OBC वर्ग का एक बड़ा तबका भाजपा से जुड़ गया है। ये डर उन्हें सता रहा है। तो इसी का तोड़ ढूंढने के लिए वे अब OBC वर्ग में जो जातियां हैं उनमें वे विद्रोह पैदा करने की वे कोशिश कर रहे हैं। निम्न और उच्च जातियों में एक तरीके से टकराव के हालात पैदा करने के लिए इस तरह की कोशिश की जा रही है, जो किसी भी मायने में ठीक नहीं कही जा सकती। आपने पिछले कुछ महीनों पहले देखा होगा कि जिस तरह से बिहार के जो शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने रामचरितमानस की चौपाइयों को लेकर किस तरह से एक विद्रोह करने की उन्होंने कोशिश की, किस तरह से एक निम्न और उच्च जातियों को आपस में बढ़ाने की कोशिश की।
तो ये जो इस तरह के जो विचार मन में रखते हैं, जो वोटों की राजनीति के लिए जो इस तरह का विचार अगर कोई राजनेता रखता है तो वो किसी भी मायने में हिंदुस्तान की राजनीति के लिए ठीक नहीं कहा जा सकता। दूसरी बात यह है कि जो इंडिया में जो दल हैं उन्हें ये लगने लगा है कि अयोध्या का जो राम मंदिर है उसका उद्घाटन लोकसभा चुनावों से पहले होगा, तो इसका बेनिफिट भाई भाजपा को मिल सकता है। और अभी हाल ही में जिस तरह से महिला आरक्षण बिल प्रधानमंत्री केंद्र की मोदी सरकार ने लागू किया, तो ये जो एक तरीके से भाजपा के जो हथियार बने हैं, इसका तोड़ ढूंढने के लिए ओबीसी जो इंडिया का जो गठबंधन के जो नेता हैं उन्होंने ये सोचा है कि अगर हम इस तरह का एक नया मुद्दा अगर देश के सामने रखेंगे, क्योंकि वो ये भी जानते हैं कि केंद्र की मोदी सरकार जातिगत जनगणना फिलहाल नहीं करवाएगी। अगर वो नहीं करवाएगी तो ओबीसी में जो जातियां हैं उनमें गुस्सा पैदा होगा, और जो ओबीसी वोट बैंक है जो भाजपा से जुड़ा हुआ है, नरेंद्र मोदी से जुड़ा हुआ है, उसमें कहीं ना कहीं ठहराव आएगा और इसका फायदा हमें मिलेगा। ये खुद नीतीश भी जानते हैं, लालू यादव भी जानते हैं और राहुल गांधी भी जानते हैं। ये जानते हैं कि अगर हम ये मांग उठाएंगे तो जाहिर सी बात है केंद्र सरकार जातिगत मतगणना अभी नहीं करवाएगी, और नहीं करवाएगी तो फिर जो ओबीसी वर्ग के में जो जातियां हैं वे ये सोचेंगे कि नहीं, ये जो केंद्र की जो एनडीए हैं वो हमारा हितैषी नहीं है, इसलिए फिर वो इंडिया गठबंधन से जुड़ने की कोशिश करेंगे। ये इस तरह के विचार खुद लालू यादव, नीतीश कुमार, राहुल गांधी के दिमाग में इस तरह की बातें आई है, तो क्यों ना हम वो सिर्फ इस तरह से एक चुनावी मुद्दा बनाने के लिए और एक चुनावी फायदा लेने के लिए इस तरह की बातें उठाई गई है जो किसी भी तरह से ठीक नहीं की जा सकती। नमस्कार दोस्तों।